जाए तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। खबरों की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात अखिलेश के केशव के उस कांड की जिसने सूबे की राजनीति में उबाल ही नहीं भूचाल ला दिया है। क्योंकि जिस गठबंधन के रंग बिरंगे गुलदस्ते को अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, उसके एक साथी केशव देव मौर्य ने दूसरे साथी ओम प्रकाश राजभर पर ऐसा बयान दिया है कि माहौल गर्मा गया है। अखिलेश के केशव का विवादित बयान। राजभर को बताया जोकर। उन पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं उनके साथी केशव देव मौर्य उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि केशव देव मौर्य ने एक नहीं 3 बड़े विवादित बयान दिए हैं, जिनको लेकर सूबे की राजनीति में उबाल ही नहीं भूचाल आ गया। केशव देव मौर्य ने सबसे सुलगता हुआ हमला खुद अखिलेश यादव के साथी ओम प्रकाश राजभर पर किया है। ये आपके साथी ओम प्रकाश राजभर भी हैं इस समय गठबंधन में, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हमारे गठबंधन में हमारे साथी हैं, इसलिए उन पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। केशव देव मौर्य के इस बयान ने समाजवादी खेमे में हड़कंप मचा दिया। वहीं भाजपा इसे राजभर का अपमान बताकर चुटकी ले रही है। अब सोचिए शब्द क्या है कि ये तो राजनीतिक जोकर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर को कहा गया, उनके गठबंधन के साथियों ने कहा, अखिलेश यादव के उपस्थिति में कहा, अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए कहा। ये राजनीति कहाँ जा रही है? मैं तो कहता हूं अब भी जरा सा भी कहीं जमीर अगर बाकी हो तो ऐसे लोगों के साथ क्या रहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए। एक तरीके से ये भी राजभर समाज का अपमान है भाई। गठबंधन के एक साथी का दूसरे साथी पर ऐसा बयान देना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त ऐसे समय में दिया गया जब अखिलेश कई छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपने ही साथी पर ऐसा बयान दे तो सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि केशव देव मौर्य के इस बयान से ओम प्रकाश राजभर इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव से केशव देव मौर्य को गठबंधन से हटाने की मांग रख दी। लेकिन जब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और खुद राजभर को समझाया तो उनके सुर बदल गए, क्योंकि कुछ देर पहले केशव देव मौर्य को गठबंधन से हटाने की मांग करने वाले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के समझाने के बाद उन्हें बड़ा भाई बताने लगे। देखिए, एक जो होता है क्या कहते हैं उसको, एक ड्रामा जो होता है, जैसे ये राजनीति एक ड्रामा है, ठीक है, तो पात्र अलग अलग हैं, तो एक उसमें जोकर की भी जरूरत होती है ना। और सबका ध्यान जोकर की तरफ रहता है, जोकर पे। तो आप अपने आप को मानते हैं जो बात उन्होंने कही वो सही है? 100% उन्होंने सही कहा है। कोई नाराजगी नहीं उनके बारे? ये हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो कहा है उसका हम स्वागत भी करते हैं और मैं अपने को जोकर मानता भी हूं। लेकिन केशव देव मौर्य ने सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को लेकर विवादित बयान नहीं दिया, उन्होंने एक विवादित बयान भगवान राम को लेकर भी दिया। अयोध्या में मंदिर का अवशेष नहीं था, कोरोना काल में चोरी चोरी उसकी खुदाई हुई। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी की तो उसका वीडियो जारी करे जो खुदाई में निकला, वो खुदाई में बुद्ध का अवशेष निकला है। केशव देव मौर्य के इस बयान को भाजपा ने हाथों हाथ ले लिया, लेकिन निशाना केशव देव मौर्य की जगह अखिलेश यादव पर था। अभी तो ये जिन्ना का सहारा ले रहे थे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, लेकिन उनके सहयोगियों के इस तरह के बयान ने अब ये समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। अब वो जान दे दें तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बिना राम के, बिना अयोध्या के रह नहीं सकती, ये स्पष्ट है। आपको बता दें कि केशव देव मौर्य ने ये विवादित बयान एबीपी गंगा की खास प्रोग्राम अध्यक्ष जी में दिए थे,
लेकिन रायता उन्होंने फैलाया था तो समेटने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी, क्योंकि पर्दे के पीछे अखिलेश यादव ने जब ओम प्रकाश राजभर को समझाया, वहीं केशव देव मौर्य से अपने इस बयानों पर माफी मांगने की नसीहत भी दी, जिसके बाद जो केशव देव मौर्य कुछ देर पहले तक राजभर को जोकर और अयोध्या को लेकर विवादित बयान दे रहे थे, वो कुछ इस अंदाज में नजर आए। एबीपी न्यूज चैनल के चर्चित शो अध्यक्ष जी की शूटिंग के दौरान एंकर ने एक सवाल पूछा कि ओम प्रकाश राजभर जी को लेके, जिसपे शब्दों का चयन मैंने ठीक नहीं किया और उस पर मैंने उन्हें राजनीतिक जोकर कह दिया। उस शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ। मेरी मंशा कतई भी ओम प्रकाश राजभर जी को अपमानित करने की नहीं थी। अगर मेरी उस बात से राजभर समाज को या ओम प्रकाश राजभर जी के समर्थकों को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन क्या ये बात इस माफी के साथ खत्म हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा इसे तूल दे रही है। वहीं ये कसक कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के दिल में भी होगी और सबसे ज्यादा टेंशन अखिलेश यादव की होगी, क्योंकि अभी यूपी चुनाव में 2 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में एक छोटी सी चूक उनके रंग बिरंगे गुलदस्ते को खराब न कर दे, ये सवाल कहीं न कहीं अखिलेश यादव के जहन में भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आजमगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई सौगात देंगे। सीएम कल दोपहर 12 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे, जहां सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के समुद्रपुर में 74 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जनपद में 2 जगह कार्यक्रम है। पहले सगड़ी जो तहसील है इसके साथ में जो परिसर है यहाँ पे, और दूसरा लालगंज में है। सगड़ी में जो आप देखेंगे जो पूरा संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, उसमें 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और अब बात साइकिल की कारोबारी चाल की, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश अपने गठबंधन को अपनी ताकत बना रहे हैं, तो वहीं भाजपा की रणनीति को भाजपा पर ही आजमा रहे हैं। साइकिल की चुनावी तैयारी, अखिलेश का मिशन व्यापारी, किसको मिलेगा व्यापारियों का साथ, क्या 22 में बनेगी बात? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यूपी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और इस चढ़ते पारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने व्यापारियों को अपने पाले में ला इधर चंदौली में पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। सपा कार्यकर्ता सीएम योगी की जनसभा स्थल पर जाने की जिद कर रहे थे। पहले तो काफी देर तक पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि चंदौली में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी। एक तरफ जहां सीएम योगी अपने विरोधियों पर जमकर बरस रहे थे, गरज रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जनसभा में जाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे सीएम की रैली में पहुंचकर, लेकिन पुलिस ने जब उन्हें रोकना चाहा तो पुलिस से झड़प हो गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और फिर सड़क पर शुरू हुआ सियासी ड्रामा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आगरा दौरे पर आए थे। यहां भाजपा और सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी का गठबंधन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2022 के चुनाव में कार्यकर्ताओं के दाम पर भाजपा की सरकार बनेगी, कार्यकर्ताओं के दम पर। नवलोक पार्टी से हमारा गठबंधन है और आपका सहयोग है।
हम लोग मिलकर रैलियां करेंगे। इसी तरह प्रत्येक गरीबों का उत्तर प्रदेश में मैं गारंटी से कहता हूं 2024 तक सभी को पक्का मकान, जिनका पक्का मकान नहीं पक्का मकान, शौचालय जिसका नहीं बना शौचालय, आयुष्मान का कार्ड 5 लाख इलाज के लिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के वो बयान जिसमें वो दावे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आज अमेठी में मौजूद थे। आपके लिए तिलोई का बस अड्डा एक भाषण का साधारण अंश होगा, लेकिन तिलोई की जनता के लिए ये कोई असाधारण मंजर से कम नहीं कि जिसकी बात 30 वर्षों से चल रही है, उसका बेड़ा जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया तो 9 महीने में बस अड्डा यहाँ पर बस स्टेशन खड़ा हो गया जनता के सामने। पार्टी इस प्रकार से डिसाइड करेंगे उस तरह से करेंगे। देखिए जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगी, जैसा भैया हैं नेताजी हैं वो डिसाइड करेंगे वैसे करेंगे। रोड्स की हालत अच्छी नहीं है। यूपी में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच सहारनपुर में 2 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की रैली के दौरान एक मुस्लिम युवक की ओर से जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने का मामला सुर्खियों में है। वीडियो वायरल होने के बाद देवबंदी उलेमाओं ने इस पर एतराज जताया है। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि इस्लाम में इस तरह का नारा लगाने की मनाही है, जबकि जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाने वाले मुस्लिम युवक का कहना है कि श्री राम हमारे पूर्वज हैं। के सिलसिले में मैं यह कहूँगा कि वो वीडियो मैंने भी देखी है जिसमें एक मुस्लिम शख्स जो है इस तरीके के नारे लगा रहा है जय श्री राम के और दूसरी चीज़ों के, तो इस्लाम में इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। वो इस तरीके के नारे लगा रहा है, इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है, ममनू है, तो इसको हम मशवरा देंगे कि वो उलमा के पास में जाए, रुजू करे और तौबा करे। नहीं देखिए, हम राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जय श्री राम बोलने में या भारत माता की जय बोलने में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जय जयकार करनी चाहिए। देखिए उनका अपना काम है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम को अंजाम दे रहा हूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत के ऊपर सारा दौरमदार है। मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। अब कौन क्या करे इससे मेरे फर्क पड़ता नहीं। समाजवादी पार्टी मेरठ में 7 दिसंबर को रैली करेगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच बागपत में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के स्वागत के दौरान सपा के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि मौके पर मौजूद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और सभी लोग जोश में नारे लगा। किसी तरीके कोई गुटबाजी नहीं, मैं जब आया हूँ सभी लोग बहुत ही संगठित। घटना भी जो है बाहर हुई नहीं, कोई घटना नहीं हुई है। अब जोश में लोग नारे लगा रहे हैं, नारे में हो सकता है हम लोगों को धक्का लग जाए। जो जोश है और नेताओं कार्यकर्ताओं में किसी तरीके कोई गुटबाजी नहीं है, किसी तरीके का मनमुटाव नहीं है। सब लोग संगठित होकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे। बलिया जिले के फेफना में 751 गरीब लड़के लड़कियों के सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने इसका आयोजन किया। इस मौके पर दिव्यांग कल्याण मंत्री और बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान बलिया के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोग तो आए ही, यहाँ के तमाम विधायक और नेता भी इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। आपको बता दें कि उपेंद्र तिवारी ने सपा सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी को यहाँ से हराया था। इस मौके पर उपेंद्र तिवारी ने क्या कहा, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले साल 24 मई को मैं शादी कराने वाला था। तब तक कोरोना के सेकंड फेज आने की वजह से यह तारीख 7 दिसंबर थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा वचन देने 5 तारीख तय था, फिर 5 तारीख तय गया। उसी के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 5 से 51 शादियों का हमने लक्ष्य लिया था, लेकिन आज बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज 7 से 51 प्लस जोड़ों की शादी आज हम यहाँ पर संपन्न करा रहे हैं। दिसंबर को लेकर मथुरा में हाई अलर्ट है।
यहाँ सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। खुद आला अधिकारी मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न हो। श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की निगरानी है ताकि किसी भी प्रकार से जो माहौल है वो खराब ना हो जाए। जिस तरह से विगत दिनों में कुछ संगठनों द्वारा इस तरह के आह्वान किए गए थे, उनकी सभी परमिशन रद्द कर दी गई थी, उनकी सभी परमिशन निरस्त कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप ऐसे सभी संगठनों द्वारा अपने ये आह्वान वापस ले लिए गए हैं। परंतु यहाँ की संवेदनशीलता और सतर्कता को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा जनपदीय पुलिस के साथ साथ आगरा रेंज और आगरा जोन से भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। भारी संख्या में पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है, आरएएफ यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरा से हर चप्पे चप्पे की नजर हमारे द्वारा रखी जा रही है, लोगों की गतिविधियों को देखा जा रहा है। कुछ संगठनों के द्वारा कुछ कॉल 6 दिसंबर को लेकर ली गई थी, उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन के द्वारा, जनपद प्रशासन के द्वारा काफी कार्रवाई की गई। धारा 144 जनपद में लगाई गई थी। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह निरोधात्मक कार्रवाइयाँ कुछ इनसे संबंधित लोगों के खिलाफ की गई, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा एक कॉल वापस ले ली गई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल किसी भी प्रकार की कोई भी जो शांति व्यवस्था को भंग कर सके इस तरह की कोई घटना नहीं आएगी। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने जलाभिषेक की जगह बदलने का ऐलान किया है। राजश्री अब कल मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में बाल गोपाल के जलाभिषेक की जगह दिल्ली के जंतर मंतर पर जलाभिषेक करेंगी। उन्होंने कृष्ण भक्तों को किसी भी पवित्र नदी या कुंड का जल लेकर यहां पहुंचने की अपील की है। कल हम लोग स्थानांतर करके जलाभिषेक को राजधानी दिल्ली में ले आए हैं और जंतर मंतर में कल 12 बजे सेम टाइम में एक क्रोधित और बहुत दुखी बाल गोपाल जी का जलाभिषेक किया जाएगा। श्रद्धालु हिंदू महासभा का जितना मेंबर्स और लीडर्स है सारा भारत से, जिसका ऊपर रोक नहीं है, उन लोग आ रहे। इधर 6 दिसंबर को अयोध्या विवादित ढांचे को लेकर पूरे यूपी में भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। का पूरा अध्ययन करके सभी फील्ड फॉर्मेशंस को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में एक डीजीपी के द्वारा भी मुख्यालय से सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ ली गई है। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाए। बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग मामले में खालिद नाम के एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में अभी भी 4 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। खबरों के मुताबिक इस हमले के पीछे पारिवारिक रंजिश है। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर उस वक्त फायरिंग हुई जब वो शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हाजी यूनुस ने बसपा छोड़ कल ही रालोद का दामन थामा है। 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया, 50 से 60 गोली चलाई है। जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए कि AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे यूनुस भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी। कोई पहचान नहीं हो पाई। सवार में गोली नहीं चलाई। हम जैसे शादी में से निकले, घर के बराबर में वो खड़े थे, वहाँ से उन्होंने गोली चला दी। देखिए घटना हुई है कि ये वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहाँ से 3 गाड़ियाँ थी जिसको लेकर के निकल रहे थे। पुलिया पड़ती है जहाँ पे नेचुरली स्पीड स्लो होती है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। ये विवेचना का विषय उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वो लोग तत्परता से वहाँ पहुँचते हैं, स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं। जो इंजर्ड थे 5 लोग, इसमें इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया, जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं, जो अभी तक जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम्स बनाई हुई हैं। वो सभी इस घटना में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर देवप्रयाग में आप नेता कर्नल अजय कोटियाल ने रोजगार गारंटी यात्रा निकाली। इस दौरान कर्नल कोटियाल ने रोजगार अधिकार जनसभा को भी संबोधित किया। कर्नल कोटियाल ने पीएम मोदी और सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देहरादून में पीएम मोदी का शो फ्लॉप है, भाजपा डूबता जहाज है, कांग्रेस बीजेपी से जनता त्रस्त है।
बोला गया 3 लाख के करीब हम लोग लेके आएंगे सब जगहों से। उत्तराखंड से नहीं लेके आ पाए तो यूपी से लाने की कोशिश करी, जिसका कोई महत्व नहीं बनता है यहाँ पे। और उसके बाद में जब मोदी जी ने जब घोषणाएं करी, बहुत सारी चीज़ें ना भूल गए हमें जी उनको बताना। उन्होंने वो वाली घोषणाएं दोबारा से रिपीट करी जो 2014 में हुई थी।